वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम। आप रमजान ट्यूटर के क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमेय थ्योरम। हम लोगों ने अब तक थ्योरम के सीरीज में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एवरी संडे मॉर्निंग हम लोग एक थ्योरम के साथ मिलेंगे। आज पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में आपको बेसिक बातें पता होंगी, नहीं पता है कोई बात नहीं, आज हम उस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। सब रेडी है? पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में सबको पता है। जैसे मैं पाइथागोरस का नाम लेता हूं, आपके दिमाग में एक चीज आती है, समकोण त्रिभुज, राइट। समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ है पाइथागोरस का थ्योरम, और पाइथागोरस का थ्योरम मतलब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। क्या था थ्योरम? किसी को याद है? कोई कह सकता है कि थ्योरम क्या था? नहीं, सबको याद होना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने त्रिकोणमिति के क्लासेस में बनाया है जी। तो पाइथागोरस का प्रमेय, बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा कि मैंने पाइथागोरस का प्रमेय कहा। ये पाइथागोरस का सूत्र है। दरअसल प्रमेय सूत्र कुछ नहीं है, पाइथागोरस ने जो ये थ्योरम दिया था उसी प्रमेय को हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई समकोण त्रिभुज होगा हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने 3 वर्ग रखता हूँ। जैसे कि मैंने सोच के रखा हुआ था कि आज आप लोगों के लिए एक डेमो बनाऊंगा, नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं आपके सामने 3 वर्ग बनाता हूँ। तीनों वर्गों को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग मतलब पता है ना, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इस वर्ग के बारे में मैं मान लेता हूँ कि इसकी सारी भुजाएं जो है ना वो 3 सेंटीमीटर वाली है। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर से हमें एक वर्ग मिल गया। इसका क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। मैं एक दूसरा आयत आप लोगों के सामने, आयत नहीं, दोबारा हमारा एक वर्ग लेता हूं। इस वक्त मैं बदल रहा हूं और इसके भुजाओं की लंबाई मैंने 4 कर दी है। ठीक, अब हमारे पास 2 हो गए। तीसरा मैं लेता हूं 5। अगर मैं 5 लूं तो ये हो गया हमारा 5। अब इन तीनों को देखिए, एक है 3, एक है 4, एक है 5, भुजा वाली 3 वर्ग हमारे सामने। इन तीनों वर्गों के साथ आप लोग साफ साफ कह सकते हैं कि आप इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी जानते हैं। पहले वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 का स्क्वायर करने पर निकलेगा। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण ने, इसका क्षेत्रफल होगा 9। चूंकि क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर यूनिट खुद ब खुद लग जाएगा। 4 का होने वाला है 16 और 5 का होने वाला है 25। आपको अच्छे से पता है ना। अब देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इन दोनों को जोड़ने पर ये तीसरे के इक्वल होगा तो कोई डाउट है किसी को? 9 + 16 25 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दरअसल इस चीज को डायग्रामेटिकली देखिए किस तरह से ये डिफरेंट हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर एक वर्ग रखूं, ये मान लेते हैं कि मैंने 4 वाला बनाया, ये जो 4 वाला था वो मैंने यहां पर बनाया। यहां पर मैंने एक वर्ग बनाया, ये वर्ग जो हमारे हम लोगों ने पहले लिया था ना 3, ये वो वाला वर्ग है। तो यहां पर हमारे पास एक वर्ग बनेगा जो होगा 5 वाले वर्ग के बराबर। ये मैंने 4 का लिया है, ये मैंने 3 का लिया है और ये 5 दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? यहां पर एक वर्ग है ना, यहाँ एक वर्ग है और यहाँ एक वर्ग है। इन तीनों वर्गों को मैंने जिस तरह से सजाया है, क्या हुआ? इनके बीच में एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर में ये उसका आधार, ये उसका लंब और ये उसका कर्ण है। कर्ण तो आसान है। अब आप लोग त्रिकोणमिति वाले चीजों के साथ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये लंब और ये आधार बदल सकता है। नहीं, लंब और आधार कोई भी एक आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस ओर से लिया है। और वो सब चीजें मत सोचिए। आपको यहाँ 90 डिग्री का कोण दिख रहा है ना, तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई आपकी। और कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग जो है, इसका मान कितना निकल के आया है? कर्ण के वर्ग का मान निकल के आया है ना 25, सही। और आपको आधार का वर्ग और इसके दोनों के वर्ग को जोड़ने पर ये 9 है और ये 16, इन दोनों को जोड़ने पर मिल रहा है ना 25। कोई दिक्कत? तो आप क्या कह सकते हैं? किसी त्रिभुज के जो समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे बनी भुजा का वर्ग, कर्ण पे जो भुजा बना है उसका वर्ग, अन्य दोनों भुजाएं, कौन कौन से अन्य दोनों भुजाएं? लंब और आधार। उन दोनों पे जो वर्ग बन रहा है उनको जोड़ने पर उनके योगफल के बराबर होता है। तो किस तरह से आप लोगों ने सुना? कुछ इस तरह से, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पे बना भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ने पर, 9 और 16 को जोड़ने पर योगफल के बराबर होता है। ये वाक्य आप लोगों ने सुना, कुछ समझ में आया? लगता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लगा होगा क्या जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था।
हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये हमारे पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, जिस समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण, ये लंब और ये आधार है, तो हम लोग क्या कहते थे, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। सही। अब आप लोग देख रहे हैं ना, कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है उसका स्क्वायर, कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है वो हो रहा है ना 25, अन्य दोनों भुजाओं पे कितना बन रहा है, 9 और 16, उन दोनों को जोड़ने पर उनके योगफल के बराबर हो रहा है या नहीं। तो साफ साफ समझ में आप लोगों को आ रहा है, कर्ण पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के समान होता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम जो आप लोगों ने बचपन से सुना है कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज आपके सामने होगा तो क्या कहेंगे उसे देखकर, समकोण त्रिभुज देखकर क्या कहेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब उसे अगर शब्दों में कहा जाए तो कुछ इस तरह से कहेंगे, किसी एक समकोण त्रिभुज के लिए उसके कर्ण पे बने भुजा, कर्ण पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के समान है। योगफल के समान है, यहाँ गलती हो रही है दीपिका से, दीपिका बार बार गलती कर रही है, योगफल बोलना भूल जा रही है, योगफल के समान। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट। पाइथागोरस का स्टेटमेंट सुन लिया आप लोगों ने। स्टेटमेंट को जो आज तक इतनी आसानी से देते थे, कर्ण स्क्वायर को लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसे जिस तरह से एग्जामिनेशन में दिया जाएगा वो समझ गया ना। एग्जाम में दिया जाएगा किसी समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा पे बने वर्ग का, किसी एक भुजा पर बने एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के समान होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रीवियस ईयर में रह चुके हैं, उनके साथ ऐसे सिचुएशंस आए हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, वो बोल रहे सर मुझे नहीं पता ये कौन सा थ्योरम है, कौन सा प्रमेय आया, इसलिए मैं नहीं करके आ पाया। आप सबको समझ आ रहा है ना ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस। पाइथागोरस के थ्योरम के साथ बच्चों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सबसे ज्यादा यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ये भूल जाते हैं कि वो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना, वो बस सोच के जाते हैं पाइथागोरस मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रमाणित करे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलता है प्रमाणित करे किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के समान होता है। समझ गए। तो ये हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। अब आपको पता है ना प्रमेय के कितने भाग, 4 दिया गया है, प्रमाणित करना है रचना और प्रमाण। इन 4 में से 2 भाग दिया गया है और प्रमाणित करना है कहां से मिलता है, क्वेश्चन से। तो प्रमेय का जब मैं अभी वाक्य लिखूंगा बोर्ड पे तो आप लोग उसमें से 2 भागों में बांट पाएंगे, दिया गया है और प्रमाणित करना है। जब दिया गया है और प्रमाणित करना है खोज के निकल जाएगा तो बचेगा रचना और प्रमाण, उस भाग के लिए बढ़ेंगे आगे। चलिए शुरू करें। प्रश्न दे दिया गया है, प्रश्न पढ़ें और शुरू करते हैं। दिया गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। तो 2 भाग प्रमेय के दिया गया, प्रमाणित करना वाला खोज के निकालना है ना। प्रमाणित करना है, आप सबको पता है प्रमाणित करना है पाइथागोरस का थ्योरम, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दिया क्या गया, दिया गया समकोण त्रिभुज, सही ना, और कुछ दिया गया है नहीं। तो इसमें दिया गया है प्रमाणित करना को हमारे ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह से हम लोग निकालते हुए आए थे नहीं करते। सिंपल सी बात है, दिया गया और प्रमाणित करना है, बड़े आसानी से कह देंगे कि दिया गया है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ है बता दीजिए, हो गया। और दूसरा क्या बताना है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसके अलावा बता देना है कि समकोण कहाँ पर है। प्रमाणित क्या करना है, प्रमाणित करना है कर्ण पे बना वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, योगफल के बराबर है। यहाँ पर आप लोग सीधे लिख देंगे, जो समकोण त्रिभुज बना है ना उसमें कर्ण लंब और आधार जो होगा उसके स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से हम लोग लिखने वाले हैं। तो दिया गया है में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जो हमारा पहला भाग है गिवन, दिया गया है, गिवन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, गिवन में हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि हमारे पास एबीसी को एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, एबीसी समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और उसमें कोण ए पर समकोण है, ये लिख देना है, कोण ए बराबर 90 डिग्री। आप लोगों को पूरे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नोट बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि लिखना किस तरह से, यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए उतना नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग हमारे सोशल मीडिया साइट्स में जाइए, वहां जाके देख सकते हैं, जब इनके नोट्स की जरूरत पड़ेगी वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो गिवन ये क्लियर हो गया ना, गिवन में किसी को कुछ पूछना है नहीं। अगला भाग क्या है, आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूव, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं ना मैंडेटरी हो गया है चित्र बनाना। पहले वाले भाग को तो हम लोग बिना चित्र के बना भी दिए, लेकिन अब जरूरी है क्योंकि उसी से कर्ण लंब और आधार निकलेगा। इसका चित्र मैं वही वाला चित्र बनाऊंगा जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, उसी चित्र पर यह आधारित है, उसी फिगर पे यह आधारित है। तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया और उम्मीद करता हूं आपको कर्ण इसका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर दिख रहा होगा।
तो मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी। तो समकोण ए पर है कि नहीं? त्रिभुज एबीसी हुआ, समकोण कहां पर है? ए पर। और आपको क्या दिख रहा है? समकोण यहाँ है तो कर्ण मुख्यतः बीसी होगी ना, क्लियरली कर्ण हो गया बीसी। तो बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का समेशन, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो दिया गया है, प्रमाणित करना बहुत आसान है कि नहीं? अब क्या करना है? तीसरा भाग, प्रमेय का रचना। इसमें क्या रचना करनी है वो ध्यान से देखिए। रचना में हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु से बीसी के ऊपर में एक लंब खींच देंगे और इस लंब का नाम देंगे एडी। हम लोगों ने क्या की रचना, ए बिंदु से बीसी के ऊपर लंब खींची और इस लंब को नाम दिया एडी। हो गया। तो हम लोगों ने दिया गया है, प्रमाणित करना है और रचना बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, लास्ट 2 मिनट में ही हम लोगों ने सीखा। दिया गया है समकोण त्रिभुज, एबीसी समकोण त्रिभुज, कोने पर समकोण चित्र। जैसे फिगर बना, फिगर बनते ही आप लोगों को बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर दिख गया। इसमें लंब कर्ण कोई, ये भी लंब हो सकता है, कर्ण यही है, लंब और आधार कोई भी हो सकता है। नेसेसरली ये लंब और ये आधार या ये लंब ये आधार पॉसिबल है। तो हम लोगों को क्या मिला, प्रमाणित करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या की, रचना। रचना बड़ा आसान था ना, ए बिंदु से बीसी के ऊपर में लंब खींचा जो एडी हो गया रचना। अब क्या करना है, प्रमेय का आखिरी भाग, प्रमाण शुरू करें। उसके लिए फिगर मुझे क्लियर करके बनाना पड़ेगा और इस फिगर को देखकर हम लोग अपना जो थ्योरम का प्रूफ है वो करेंगे। शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रमाण। प्रमाण में आप लोगों के सामने वही चीजें इस्तेमाल करने वाला हूं जो मैंने आप लोगों को समरूपता में सिखाया था। उम्मीद करता हूं समरूपता वाली चीजें आपको याद होगी, क्योंकि आज हम लोग दोबारा समरूपता वाली चीजों को इस्तेमाल करेंगे और प्रमाणित करेंगे अपना पाइथागोरस का प्रमेय। देखिए, समरूपता के लिए प्रमाण में जो पहला भाग में लिखने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ए बी डी आपको एक त्रिभुज दिख रहा है और एक पूरा बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ना, एबीसी। मैं यहाँ पर आज एबीसी को एबीसी नहीं बुलाता हूं, मैं सीबीए बुलाता हूं। इसकी वजह आप लोगों को अभी पता चलेगी। आप लोगों को पता नहीं कि एडी कर्ण है, सॉरी एडी लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर ए पूरा 90 डिग्री का कोण है, आप लोगों को पता है। मैं ले रहा हूं ए बी डी। कौन सी त्रिभुज लिया मैंने, ए बी डी। और उसके साथ जो मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं वो ले रहा हूं सीबीए। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, सीबीए। क्यों ले रहा हूं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जब मैंने लिया है ए बी डी त्रिभुज, उसमें ए बी कर्ण है और बी डी समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक है ना। ए बी कर्ण हो गया हमारा और बी डी समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजा है ना, ए बी डी त्रिभुज में, उनमें से एक है। तो हम लोगों ने पहले लिया ए बी और उसके बाद बी डी को लिया, सही। तो जब हम लोग इसी तरह से बनाएंगे तो इस त्रिभुज को देखिए, बड़ा त्रिभुज अगर ए बी सी बोलते हैं तो इसमें ये क्या समकोण बनाने वाली है ना। हम लोगों ने जब ए बी डी लिया तो उसमें पहले किसको, ए बी डी जब नाम पुकारा तो पहले किसको बुलाया, पहले बुलाया कर्ण को, और उसके बाद किसको बनाया, उसके बाद हम लोगों ने बुलाया आधार, नहीं आधार मत कहिए, समकोण बनाने वाली एक भुजा, सही, समकोण बनाने वाली एक भुजा को बुलाया। अब अगर आप एबीसी बुलाते हैं तो एबीसी समकोण बनाने वाली भुजा हो गई ना। आप लोग गलत लिख देंगे ना, इसीलिए मैंने पहले क्या लिया, सीबी, जो कि इस त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज एबीसी जो बड़ा त्रिभुज था उसका कर्ण है, और कर्ण के साथ हम लोगों ने लिया उसका समकोण वाला भुजा, समकोण का एक भुजा। तो इस तरह से लेंगे तो आपको समरूपता के आधार पर लिख सकते हैं ना। इस तरफ में लिखता हूं मैं कर्ण बटा समकोण बनाने वाली एक भुजा, कौन सा, ए बी बटा बी डी, लिख दिया। तो अगली तरफ भी मैं क्या उसी तरह से लिखूंगा, समकोण बनाने वाली भुजा, सॉरी समकोण बनाने वाली भुजा ये है। पहले हम लोग लिखेंगे कर्ण, कर्ण कौन सी होगी, बी सी, ठीक है। और हमारे पास ए बी हो जाएगा उसका कर्ण, आ गया। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हमारे पास बचेगा, बीसी इंटू बी डी। तो हमारे पास बच गया है बीसी इंटू बी डी, ये रख लीजिए। अब दोबारा आप लोगों को ये पहला वाला भाग क्लियर हो गया ना। पहले वाले भाग के आधार पर हम लोग दूसरा वाला भाग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पहले वाले भाग में दिक्कत हो गई तो दूसरा वाला भाग समझ नहीं आएगा, क्लियर है ना ये भाग। आगे बढ़े। अब देखिए हम लोगों को क्या करना था, दूसरे तरफ वाला त्रिभुज लेना था। तो दूसरे वाला त्रिभुज में ये बनेगा ना सीएडी। तो कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज बना सीएडी, और उसके साथ फिर से वही बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज का नाम कौन सा है, सीबीए। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग पिछले बार में जिस तरह से दो भुजाओं को लिए थे, इसमें भी वही लेंगे, कर्ण के साथ एक समकोण। लेकिन पिछले बार कर्ण के साथ, देखिए कर्ण के साथ छोटा वाला समकोण लिया था ना, इस बार कर्ण के साथ बड़ा वाला समकोण लेंगे। देखिए कर्ण कौन सा है, एसी, और समकोण कौन सा है, डीसी। तो आप लिख सकते हैं एसी बटा बीसी।
आपने पहले लिया है कर्ण, उसके बाद आपने डीसी लिया है। बड़े वाले में कर्ण कौन है? बीसी। तो आप लिखेंगे ना यहाँ बीसी बटा आपका बड़े वाले में कर्ण के साथ जो समकोण बनाया है उसमें बड़ा कौन है? एसी है ना। समकोण बनाने वाले में बड़ा कौन है? एसी। तो यहाँ बटा में क्या होगा? एसी। अब ये पूरा लाइन आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना फिर से पहले से कीजिए जैसे पहले किए थे। एसी स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा डीसी प्लस सॉरी डीसी इंटू होगा इंटू बीसी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रमेय के इन दोनों भागों को समझ गए ना। पहली समरूपता से हमें ये मिला जहां पर हम लोगों ने इस छोटे वाले को पूरे के किया, यानी एक नंबर को पूरे के किया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे वाले भाग में 2 नंबर को पूरे के किया। तो हम लोगों को ये दोनों भाग मिले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को जोड़ने वाले हैं। जब हम जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं और दाहिना पक्ष दाहिने से जुड़ेगा। जोड़िए तो ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास आने वाला है ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर और बचेगा क्या? बीसी इंटू बी डी और इधर डीसी इंटू बीसी। दोनों में से क्या कॉमन होगा? बीसी कॉमन होगा। दोनों में बीसी बीसी कॉमन है ना, तो आप बीसी को कॉमन निकाल दीजिए। क्या बचा यहाँ? पहले वाले में बीडी प्लस दूसरे वाले में डीसी। ध्यान से देखिए, बीडी प्लस डीसी क्या बना? बीडी में डीसी पर जोड़ दिए तो क्या बन गया? पूरा सरल रेखा। कौन सी सरल रेखा? बीसी बना ना। बीडी में डीसी जोड़ दिया तो बीसी बन गया। तो ये क्या बना? ये भी बन गया बीसी। तो ये हो गया ना बीसी इंटू बीसी, यानी कि बीसी का स्क्वायर। यही प्रमाणित करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। तो आपका प्रमाण हो चुका है। अब आप लोगों को समझ में आया जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम था कैसे प्रमाणित हुआ। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग पूरे में। हम लोगों ने कैसे शुरू किया था? क्विक रिवीजन। फर्स्ट थिंग, हम लोगों को प्रमाण करते वक्त सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को लेना है, उसको पूरे के सबरूप दिखाना है। ले लिया हम लोगों ने। जब हम लोग यहां पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लोग पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जो हमारा छोटा समकोण त्रिभुज बना है ना उसको पहले लिखा है तो उसके भुजाएं पहले लिखेंगे। उसके बाद बड़ा वाला लिखे बड़े वाले में। इसमें क्या करेंगे? कर्ण के साथ छोटा समकोण लेंगे तो बड़े वाले में भी कर्ण के साथ छोटा समकोण लेंगे। आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरे वाले त्रिभुज को लेने वाला है CAD और उसके साथ बड़ा वाला CB है। आप लोग को समरूपता पढ़ा हुआ है इसलिए ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर भुजाओं का लेने का तरीका बड़ा अलग है। कैसे लेंगे? बिल्कुल इस तरह से लेंगे कि इसमें जो दूसरी बार लिया गया है उसमें कर्ण के साथ समकोण बनाने वाली बड़ी भुजा, पहले छोटी भुजा ली गई थी, अब बड़ी भुजा, और उसके साथ यहाँ जो हमारा त्रिभुज है दूसरा जो बड़ा त्रिभुज है उसके साथ भी वही करेंगे तो हमारे पास ये निकल गया क्रॉस। तो ये था हमारा आज का प्रमेय। काफी इजी सा प्रमेय था। अगर आप लोगों ने पिछले वाले प्रमेय को अच्छे से किया हुआ है समरूपता को, जो लोग समरूपता जितने अच्छे से समझेंगे आज का प्रमेय उनके लिए उतना आसान होने वाला है। हमारे इस सप्ताह का जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एवरी संडे में आपके साथ थ्योरम के लिए मिलूंगा, तो ये हमारे इस वीक का थ्योरम था। नेक्स्ट वीक के थ्योरम के लिए मैं अभी से आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक संडे मॉर्निंग जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मिलने वाले हैं पाइथागोरस के विपरीत थ्योरम के साथ। हमारे पास अगर माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ 5-6 ऐसे प्रमेय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिनके चांसेस फ्रीक्वेंसीज हमेशा होती हैं कि एग्जाम में एक बार जरूर वो मिलेंगे। ठीक है, मैं उसकी तैयारी के तहत 5 थ्योरम जो मैं आपको बोल के रख रहा हूँ उसमें से 2 थ्योरम्स ये दोनों थे, यानी पाइथागोरस और उसका उल्टा थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस का जो कन्वर्स थ्योरम है, जो विपरीत थ्योरम है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे नेक्स्ट वीक के संडे में। सब लोग रेडी रहिएगा, मिलते हैं तब अगले क्लास में। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हर क्लास के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो पढ़ाई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भले ना हो, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। ऐसी कुछ बातों के साथ मैं आज आपके सामने आइंस्टाइन को लेके आना चाहूंगा। आइंस्टाइन नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, सही। उनके सबसे बड़ी खोजों में E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत कुछ है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या आप जानते भी हैं आइंस्टाइन के बारे में कुछ भी उनके लाइफ से जुड़े हुआ? कभी आप लोगों ने उनके लाइफ को जानने की कोशिश की कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया? नहीं। मैं सबसे पहले आज आपको एक बात बताऊं, और जब मैं इस पार्ट को कंप्लीट करूंगा तब आप लोग इस बात पे यकीन करेंगे कि सच में ऐसा होता है। वैज्ञानिक पैदा नहीं होता, वैज्ञानिक बनता है। तो अगर आपके मन में ऐसा है ना कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, तो आइंस्टाइन हमारे लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं होता है, वैज्ञानिक बनता है। आप लोगों में भी कैपेसिटी होगी, आप लोग के अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आप खुद को ग्रो कर पाए। मैं आपको एक बचपन की इंसिडेंट की बात बताता हूँ आइंस्टाइन के बारे में। पता है आपको, आइंस्टाइन जब छोटे थे
उनका पढ़ने का तरीका, उनके समझने का तरीका बहुत अलग था। हम जिस तरह से सोचते समझते हैं ना, वो उस तरह से सोचते समझते नहीं थे। उनके सोचने का तरीका बहुत अलग, बहुत ही डिफरेंट। ऐसा कि जब वो क्लास में टीचर उनको पढ़ाते तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जो क्वेश्चन टीचर्स को बेतुके लगते थे कि ये क्या पूछ रहा है, बच्चे को मैं जो सिखा रहा हूँ वो रिलेटिवली उससे रिलेटेड कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो कुछ और पूछ रहा है। तो टीचर्स उन्हें कहते थे, मेरे जैसे बेवकूफ टीचर उन्हें क्या कहते थे, तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत भ्रष्ट है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, बहुत कम समझते हो तुम। इस तरह से बचपन से आइंस्टाइन को सुना पड़ा। एक बात मैंने सुनी है, मुझे ठीक से पता नहीं, पर कहा जाता है कि शायद 9 या 10 क्लास में आइंस्टाइन को 8-9 बार फेल होना पड़ा था, ऐसे कुछ बात मैंने सुनी है। तो मंद बुद्धि से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कह दिया। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं, बस आपको बताया। दरअसल बात उनके फेल होने से जुड़ी हुई नहीं है, बात है इस बात के बाद आइंस्टाइन हमेशा खुद को सोचते रहते कि कैसे मैं खुद को इंप्रूव करूं। एक बार उन्होंने अपने एक शिक्षक से पूछा, सर मेरी बुद्धि बहुत धीमी है, मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे समझ में नहीं आता चीजें, सब ऐसा कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए क्या करूं। उनके टीचर का जवाब था, ऐसा जवाब जिस जवाब ने शायद आइंस्टाइन की जिंदगी बदल दी। उनके टीचर ने उनसे कहा, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए जरूरत पड़ती है परिश्रम, कठिन और लगातार। ये बात आइंस्टाइन के मन में घर कर गई और उन्होंने उस दिन से परिश्रम करना शुरू किया, सही दिशा में सटीक परिश्रम करना शुरू किया। लगातार वो परिश्रम करते रहे, हमेशा वो पढ़ाई से जुड़े रहे, उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की और वो लाइफ में आगे बढ़े। आपको आइडिया भी है, आज हम आइंस्टाइन को जिस तरह से जानते हैं, वो जब अपने स्कूल लाइफ में था तो सब उसको मंद बुद्धि कहते थे। सोच के कैसा फील हो रहा है ना, मंद बुद्धि आज आइंस्टाइन बने हुए हमारे लाइफ में, इतनी बड़ी थ्योरी समझ में आ रहा है ना। तो यकीन करता हूं आप लोगों को भी लगने लगा होगा कि वैज्ञानिक पैदा नहीं होता, वैज्ञानिक बनता है। आप लोगों को भी जरूरत है, अगर खुद को ग्रो करना चाहते हैं कुछ सीखना, तो लगातार मेहनत कीजिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं होगा ऐसा कोई चीज नहीं। जब आइंस्टाइन की बात उठी है तो वो कितने फनी है, इस बारे में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं। उनके लाइफ से जुड़े हुए मैं 2-3 इवेंट्स की बात करता हूं। 3 इवेंट है मेरे पास जो मुझे भी याद आ रहे हैं। मैं एक इवेंट की बात करता हूं। पता है आइंस्टाइन को जो चीजें जरूरी लगती थी वो बस उन्हीं चीजों को याद रखते थे, और उनके हिसाब से जो चीजें जरूरी नहीं है वो उनको याद नहीं रखते थे। अब ये कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, इस फर्क को समझिए। 3 इवेंट में से पहला इवेंट मैं आपको बताऊं, आइंस्टाइन के लाइफ का पहला एक इवेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार उनके किसी सहकर्मी ने उनसे उनका नंबर मांगा, आपका नंबर दीजिए, टेलीफोन नंबर। उस टाइम पे टेलीफोन हुआ करता था, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, टेलीफोन की बड़ी बड़ी डायरेक्टरी होती थी, यानी कोई भी कहीं का हो जिसने फोन नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके लिए एक डायरेक्टरी में नंबर नाम आ जाता था, उस डायरेक्टरी में खोजने पर सबका नंबर मिल जाता था। तो क्या हुआ, आइंस्टाइन से उनका नंबर मांगा गया, उनके सहकर्मी ने मांगा। वो क्या किए, डायरेक्टरी लेके बैठे और खोल के अपना नंबर खोजने लगे। नंबर जब खोजने लगे तो उनके सहकर्मी ने पूछा, आपको अपना नंबर याद नहीं? उन्होंने जवाब दिया, जो चीज मुझे आसानी से खोज के अपनी किताबों में मिल जाए, मुझे वो चीज याद रखने की क्या जरूरत। मतलब नंबर याद रखना उनके लिए फिजूल, बर्बादी थी। उनके मेमोरीज में वो एक नंबर के जगह रखना उनके लिए बेकार था। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं ना। हमें सोचना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उनसे। मैं ये नहीं कहता कि नंबर याद रखना गलत है, किसी का नंबर याद रखना गलत है, मैं ये नहीं कहता। उनके बारे में बता रहा हूँ, सोचिए वो कितने इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। चलिए दूसरे इवेंट की बात करता हूँ। उनके लाइफ से एक इवेंट जो मैंने सुना है, जाना है, बताता हूँ। एक बार की बात है, आइंस्टाइन अपने काम से निकले, गाड़ी में बैठे, टैक्सी में बैठे अपने घर जाने को। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, क्या तुम आइंस्टाइन का घर जानते हो? टैक्सी ड्राइवर बोला, यहाँ भला आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, उसका घर कौन नहीं जानता है, अगर आपको उनके घर जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे वहां छोड़। फिर जब वो वहां उतरे तो उन्होंने कहा, मैं ही आइंस्टाइन। फिर उन्होंने उनसे भाड़ा देने की कोशिश की तो ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपसे भाड़ा नहीं ले सकता, मैं आइंस्टाइन से भाड़ा कैसे ले सकता हूँ, तब तक वो बहुत पॉपुलर हो चुके। तो जो बताने वाली बात थी ना,
टैक्सी ड्राइवर ने एक बात पूछा, सर मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा, बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप खुद आइंस्टाइन हैं तो आपने मुझे अपने घर लाने के लिए ऐसे क्यों कहा कि तुम आइंस्टाइन का घर जानते हो? आप तो ये भी कह सकते थे कि आप हमें घर छोड़ दो। उन्होंने कहा, दरअसल मैं अपने घर का पता भूल गया था। वो ये कह रहे, मैं अपने घर का पता भूल गया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप आइंस्टाइन का घर का पता जानते हैं तो मुझे वहां पहुंचा दीजिए। उनके लाइफ का थर्ड एंड फाइनल इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। अगर आपके दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी आशा उठेगी नहीं, उनको जानते हैं कि क्या है वो। थर्ड इवेंट को सुनिए उनके लाइफ। एक इवेंट की बात है, एक वक्त की बात है, वो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। टिकट चेकर आया, उनसे मांगा टिकट दिखाइए। वो उन्होंने पॉकेट तलाश की, जेबें तलाश कर ली, नहीं मिला। सीट के नीचे देखा, नहीं मिला। आसपास देखा, नहीं मिला। टिकट चेकर आइंस्टाइन को पहचानता तो उन्होंने कहा, सर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपने टिकट ली होगी, आप टिकट अभी कहीं रख दिए हैं, आपको मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। टिकट चेकर आगे बढ़ गए, बाकी लोगों के टिकट चेक करने का। लेकिन तब भी आइंस्टाइन अपना टिकट खोज रहे हैं। आइंस्टाइन काफी परेशान। टिकट चेकर उनके पास आया और आके कहा, सर कोई बात नहीं, आपसे और टिकट नहीं मांगा जाएगा, आपको जहां जाना आप आराम से उतर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको टिकट के लिए इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आइंस्टाइन ने उनसे मुस्कुरा के एक सवाल कहा, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूं? ये थे हमारे आइंस्टाइन। सोचिए, उनको ये याद रखना भी जरूरी नहीं है कि ट्रेन में चढ़ने के बाद कि वो जा कहाँ रहे थे। उन्हें इस चीज को भी वैल्यू नहीं, वो बस ट्रेन में चढ़ के निकल गए। ये था आइंस्टाइन। अगर लगता है कि ऐसे पर्सनालिटी को जानना चाहिए तो आइंस्टाइन से जुड़ी हुई अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी है जो जुड़ी हुई हैं साइंस से। उनके बारे में जानिए, पढ़िए, और अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कुछ सीखने मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्या आगे करना चाहिए लाइफ में और हम कैसे लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते। पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये बात हम कभी नहीं सोचते। हम तो बस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ो वरना नौकरी नहीं मिले, अच्छी नौकरी मिले और उसके बाद अच्छी, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। नहीं, पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि हम कुछ सीख पाए। यही रहेगी आज की क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में।